हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, यूपीएससी सीएससी 2026-27 के पीटी प्लस मेंस के जॉइंट प्रिपरेशन के तहत मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस प्रारंभ की गई थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो है सोशल रिफॉर्म ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, अ डिस्कर्सिव डिस्कशन। आज इस लेक्चर में हम लोग सोशल रिफॉर्म होने के विभिन्न कारण, सोशल रिफॉर्म के लिए जो प्रयास किए गए थे उनको लेकर के डिस्कशन करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे क्या ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां ही सोशल रिफॉर्म के उदय में या सोशल रिफॉर्म को उत्पन्न करने में जो है क्या है इनकी भूमिका है, इसको लेकर भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। साथियों, ये जो लेक्चर है सोशल रिफॉर्म ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, ये हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 2 का एक महत्वपूर्ण क्या है, टॉपिक है। और आज इस लेक्चर के तहत हम लोग 2 पॉइंट्स को क्या करेंगे, टच करेंगे, जिनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट और इसके तहत द स्टेट ऑफ इंडिजिनियस एजुकेशन, और साथ में आंग्लिक प्राच्यवाद और आंग्लीकरण के बीच में जो कंट्रोवर्सी था और उसका जो प्रतिफल बना उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। और आज इस लेक्चर में मूल रूप से आंग्लीकरण की जो भूमिका या आंग्लीकरण होने के पीछे का जो इतिहास है उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। और एक प्रश्न जो सदैव जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्या ब्रिटिश के द्वारा किया गया भारत का आंग्लीकरण ने ही भारत में सोशल रिफॉर्म के उदय में एक सहायक भूमिका निभाई, इस बात पर क्या करेंगे, हम लोग विवेचना करेंगे। तो ये टॉपिक है और दूसरा टॉपिक है सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म के पीछे का कारण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले साथियों हम लोग ये देखेंगे कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था उससे हम कितने चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो साम्राज्य था वह पूरे विश्व में फैला हुआ था और उनका जो है सूर्य कभी भी अस्त नहीं जाता था। इसका अर्थ इस संदर्भ में है कि उनके विभिन्न क्षेत्रों में क्या थे, उपनिवेश उन्होंने स्थापित कर दिए थे और काफ़ी प्राचीन काल से ही उनके उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। अगर हम इन्हें विभिन्न चरणों में डिवाइड करते हैं तो एक चरण आएगा जब वो अटलांटिक के पश्चिम की ओर का जो भाग है, अर्थात अमेरिका और वेस्ट इंडीज का जो क्षेत्र है वहाँ इनके उपनिवेश थे। लेकिन जैसे 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ और वहाँ से वे क्या हो गए, फ्री हो गए। तो अब इनका जो मूवमेंट था वो किधर हो गया, पूरब की ओर हो गया और पूरब में भी खास करके एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में हुआ। एशियन कंट्रीज में जो इनका उपनिवेश था उनमें सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश कौन था, इंडिया था, जो आज का हमारा क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इंडिया जो है इंग्लैंड के लिए भी जो है एक महत्वपूर्ण कंट्री के साथ साथ एक महत्वपूर्ण उपनिवेश भी था। ठीक है, चलिए तो इसी पॉइंट को हम लोग देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आगे की कहानी ये है, आगे का जो विषय है वो फिर से हम कहाँ पहुँचेंगे ना, 1765 में पहुँचेंगे, जब आपने देखा कि परमानेंट जो दीवानी, स्थायी दीवानी प्राप्त हो गई। और स्थायी दीवानी प्राप्त होने के बाद इनका पहला स्टेप क्या था, इनका जो पहला स्टेप वो देखने को मिला वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी को अपनाया गया, द्वैध प्रणाली को अपनाया गया। और इस द्वैध प्रणाली को अपनाने के पीछे का कारण ये था कि वे सिंबॉलिक रूप से अभी भी जो प्राचीन काल से हमारी जो मुगल सिस्टम्स थे या जो नवाबों का जो प्रशासन था उसके साथ ये छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस नए कंट्री में उनके साथ काफ़ी समस्याएं थी। जैसे वे अभी जो है जियोग्राफिकल जो है पूर्ण रूप से परिचित नहीं हो पाए थे। दूसरी ओर उनका सोशल जो कांटेक्ट था वो भी काफ़ी क्या था, कम था। अर्थात अभी अभी वे आए हैं, उन्होंने 1765 में जो है तुरंत ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की और उन्हें लगान कलेक्शन कर रहा है, तो इसके लिए उनका सोशल कांटेक्ट भी उतना नहीं था या कम्युनिकेशन उतना नहीं था। तीसरी जो मेजर इशू था जिसे हम लोग कहते हैं लैंग्वेज, है ना, ये लोग ये तो अंग्रेजी को, इनका अंग्रेजी मुख्य माध्यम था, लेकिन हमारी देसी भाषाएं अंग्रेजी के साथ जो है काफ़ी डिस्टेंस था, कह सकते हैं। उस समय काल के दौरान हो सकता है कि लाखों में कुछ ही व्यक्ति होंगे जो अंग्रेजी को समझ पाते होंगे। तो ये जो सोशल डिस्टेंस, लैंग्वेज का डिस्टेंस, सोशल कम्युनिकेशन डिस्टेंस, जियोग्राफिकल जो उनके पास जो पहुंच नहीं थी हमारे देश
का, इन सब कारणों से ही उनके द्वारा जो है एक नीति अपनाई गई थी जिसे हम लोग क्या कहते हैं ना, ड्यूअल पॉलिसी कहते हैं, जिसमें आपने देखा कि जो फौजदारी जो भाग है, जो फौजदारी पार्ट है, वो फौजदारी पार्ट किसे दे दिया गया ना, नवाब के अधिकारियों को, या ऑन द अदर सेंस जो मुगल सिस्टम प्रणाली थी उसे अपना एज इट इज रखने का प्रयास किया गया। और वहीं जो सबसे प्रमुख पार्ट है वो क्या है ना, वो है फाइनेंस वाला मैटर जो है। तो अकाउंट्स और फाइनेंस वाले मैटर के लिए जो कंपनी के अधिकारी को रिक्रूट कर दिया गया। इस तरीके से उन्होंने इस प्रशासन को संभालने का क्या किया ना, प्रशासन को संभालने का बीड़ा उठाया। और इसे ये प्रक्रिया जो है कई वर्षों तक जो है सिंबॉलिक फॉर्म में चलती रही, और इसे आगे जा करके विभिन्न कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल के द्वारा इसे तोड़ा गया। जैसे आपने देखा कि कॉर्नवालिस ने इस कई कदम आगे निकल गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा आंग्लिकरण को जो है क्या है काफ़ी मजबूती के साथ रखा गया, अर्थात इस सिंबॉलिक फॉर्म को धीरे धीरे 1857 के बाद जो है ख़त्म करने का प्रयास जो है चल रहा था। चलिए, अभी ये दो चीज़ें हो गई। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं कि जैसे जैसे वे यहाँ पर जो है क्या होने लगे, परमानेंट तरीके से बैठने लगे, तो उन्होंने आंग्लीकरण को जो है क्या है ना एक प्रमुख क्या कह सकते हैं कि विषय माना। प्रमुख विषय इस अर्थ में कि अगर उन्हें भारत में उपनिवेश के साथ साथ भारत के संसाधन का दोहन करना है और इस इंडिया को ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मार्केट बनाना है, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें व्यापार से हट करके जो है भारत के प्रशासन में क्या करना है ना, उन्हें कब्जा करना है या उन्हें जगह बनाना है। और भारत में प्रशासन को कब्जा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि उनके पास ऐसे लोग हों जो किस तरह सोचते हो ना, जो अंग्रेजी की तरह सोचते हो, और उनके साथ उनका कम्युनिकेशन भी क्या हो, काफ़ी अच्छा हो, और साथ में वे जो ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोडक्ट का क्या हो, एक मार्केट की तरह काम करता हो। सीधे अर्थ में हम ये कहना चाहते हैं या इतिहासकार ये कहना चाहते थे कि आंग्लीकरण का मुख्य मुद्दा यहीं पर था कि भारतीय जो लोअर पोस्ट हैं, भारत में जो कंपनी के लोअर पोस्ट हैं, उनका भारतीकरण करने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि इसका आंग्लीकरण जो है क्या किया, इसमें वे लोग आएंगे जो आंग्ल शिक्षा से परिचित रहेंगे, और वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो है क्या रहेंगे ना, आप कह सकते हैं कि एक फेथफुल क्लास के रूप में वे उभरेंगे, और साथ में एक बड़े मार्केट के तौर पर जो है क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये सभी कारण था भारत में आंग्लीकरण को लाने का या भारत में जो है पाश्चात्य शिक्षा को आगे बढ़ाने का। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या आंग्लीकरण एकाएक आ गया था, तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। सबसे पहले जो है प्राच्यवाद को सपोर्ट किया गया था, ओरिएंटलिस्ट को सपोर्ट किया गया था। आखिर ओरिएंटलिस्ट को सपोर्ट क्यों किया गया, क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने ओरिएंटलिस्ट को सपोर्ट किया था? तो ओरिएंटलिस्ट को सपोर्ट करने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो थी वारेन हेस्टिंग्स की नीति। वारेन हेस्टिंग्स लॉर्ड क्लाइव के बाद 1772 में जो है क्या है गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं, और उनके साथ भी वही समस्या थी जो क्लाइव के साथ था। ना तो लोकल लैंग्वेजेस की उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, साथ में उनके पास कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो भारत में उनके लिए जो है क्या करे, काम करे। हालांकि अभी अभी वे क्या कर रहे थे ना, भारत में अपनी सत्ता को स्थापित कर ही रहे थे। इस कारण से वारेन हेस्टिंग्स ने जो है आंग्लीकरण की बजाय अर्थात पूर्ण आंग्लीकरण को न अपनाते हुए प्राच्यवाद को सपोर्ट किया था। प्राच्यवाद को सपोर्ट करने के पीछे का कारण भी यही था कि ब्रिटिश साम्राज्य की आधार का निर्माण किया जाए। तो याद रखिएगा, चाहे वो प्राच्यवाद हो, चाहे वो एंजिलवाद हो, चाहे वो उदारवाद हो, या चाहे वो आंग्लीकरण हो, इन सब का हो सकता है कि इन सब की कार्य प्रणालियां अलग अलग हो, लेकिन इन सब के जो पीछे जो है एक ही सिद्धांत काम करता था, और वो ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भारत में पूर्ण रूप में होनी चाहिए। तभी प्राच्यवाद भी स्थापित हो सकता है, तभी एंजिलवाद भी स्थापित हो सकता है, तभी आंग्लीकरण भी स्थापित हो सकता है। अर्थात इन तीनों के द्वारा भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र की भावना नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद के तले ही इनका क्या होना था, रिफॉर्म होना था। ठीक है, चलिए, तो प्राच्यवाद का जो सबसे पहले समर्थक के तौर पर देखा जाता है, ओरिएंटलिस्ट के तौर पर, वो वारेन हेस्टिंग्स के कार्य में देखने को मिलता है।
वारेन हेस्टिंग्स के काल में कई चीजें घटी। उस समय काल के दौरान कुछ व्यक्ति ऐसे भी हुए जो भारत की पुरातन गाथा को समाज के सामने रखना चाहते थे। भारत की पुरातन गाथा के का अर्थ यह है कि अगर आप जानते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में आज भी कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, है ना, भारत सोने की चिड़िया थी। ये जो गौरव गाथा है, तो इस गौरव गाथा को उस समय भी महसूस किया गया था और इसी महसूस का ही परिणाम था कि वास्को डिगामा कहाँ आ पहुंचे थे, भारत आ पहुंचे थे। लेकिन भारत में आने के बाद उनकी नीतियों में बदलाव आया, अर्थात जो भी यूरोपियंस आए उनकी नीति में बदलाव आया। वे यहाँ पर न केवल व्यापार करने बल्कि भारत में उपनिवेश बसाने और प्रशासन का एक हिस्सा बनने के तौर पर भी वे काम करने लगे। तो भारत की जो अतीत थी, जो कि गौरवपूर्ण थी, उस गौरवपूर्ण अतीत से लोगों को परिचित करवाने के लिए भी कुछ ऐसे व्यक्ति देखने को हमें मिले, जैसे सर विलियम जोन्स, आपको याद होगा, जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित किया था। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था कि जो हमारे जो पुराने प्राचीन हमारे जो क्या है साहित्य हैं उनका अनुवाद करना, उनका जो है अनुवाद ये करते रहे और ज्ञान को इन्होंने प्राप्त किया। ठीक उसी प्रकार अगर आपको याद होगा कि अरबों के ज्ञान से ही हमें देखने को मिला था यूरोप में क्या हुआ था, एनलाइटमेंट हुआ था या ज्ञानोदय हुआ था। ठीक वही प्रक्रिया जो है हमें वारेन हेस्टिंग्स के काल में देखने को मिला। इन्होंने आंग्लीकरण को तुरंत अडॉप्ट नहीं किया, इन्होंने प्राच्यवाद को अडॉप्ट किया और प्राच्यवाद को अडॉप्ट करने के साथ ही इस दौरान कुछ ऐसे व्यक्ति भी आए जैसे सर विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और साथ में उस दौरान कुछ और चीज़ें भी स्थापित हुई, जैसे संस्कृत कॉलेज स्थापित हुआ, कलकत्ता का जो संस्कृत कॉलेज है वो भी वहाँ स्थापित हो गया। और इसके साथ साथ जो है यूनानी एवं लैटिन भाषाओं के मध्य जो संबंध है, उस संबंध को भी जो है इस समय काल में जो है बहुत अच्छे से क्या है उठाया गया था। तो प्राच्यवाद जो है वो भारत के प्राचीन संस्कृति को लोगों के सामने रखते हुए इन भाषाओं को जो है उन्होंने उनका अनुवाद करना प्रारंभ किया और उनके ज्ञान को प्राप्त किया। वारेन हेस्टिंग्स की नीति प्राच्यवाद के पीछे ये थी कि उपनिवेश देश में अगर शासन करना है तो उसी के कानून के तहत ही करना है, अर्थात जो कानून हमारे भारत में सदियों से चली आ रही थी उन्हीं का ये हिस्सा कह रहते हुए वे क्या करना चाहते थे, भारत में अपने साम्राज्य का आधार, ब्रिटिश साम्राज्य का आधार बनाना चाह रहे थे। और उनके प्राच्यवाद की नीतियाँ जो थी वो इसी का क्या था, एक परिणाम था। ठीक है, तो ये जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय काल में कुछ हम लोग क्या देखेंगे, ऐसे कुछ चीज़ें निर्मित किए गए जो कि बहुत ही सुनने में अजीब लगता है कि क्या कोई किसी देश में अपने उपनिवेश स्थापना करने आते हैं या ट्रेड करने के लिए आते हैं या जो इसके संसाधन का दोहन करना चाहते हैं और वे इस देश की भाषा, इस देश के कल्चर को क्या कर रहे हैं, उठाने में लगे हुए हैं। जैसे 1781 में मद्रास में कलकत्ता में मदरसा का स्थापित करना, कलकत्ता में मदरसा को स्थापित किया गया, अर्थात देसी भाषाओं के ऊपर काम किया गया, देसी शिक्षा के ऊपर काम किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का भी एक उद्देश्य ये था, ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना प्राचीन साहित्य का। बनारस और संस्कृत कॉलेज 1794 में स्थापित किए गए। इन सभी का ऑब्जेक्टिव्स क्या था ना, इन सभी का ऑब्जेक्टिव्स वही था कि भारतीय भाषाओं और ग्रंथों का अध्ययन करना और उन्हें प्रोत्साहन देना एवं उनका बाद में क्या करना, अनुवाद देना या उनके ज्ञान को समाहित करना ताकि क्या किया जा सके ना, ताकि यहाँ भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का क्या किया जा सके, आधार का जो है निर्माण किया जा सके। तो सीधी बात है, वारेन हेस्टिंग्स की जो प्रारंभिक प्राच्यवाद की जो पॉलिसी थी उसे हम किस तरह खोज सकते हैं ना, अगर विजित देश पर शासन करना है तो वहाँ के कानूनों की सहायता से ही करना होगा। और इसी कारण से ही वारेन हेस्टिंग्स ने प्राच्यवाद को सपोर्ट किया। दूसरा, वारेन हेस्टिंग्स का प्राच्यवाद के पीछे सपोर्ट करने के कारण ये भी था, क्या वारेन हेस्टिंग्स के पास ऐसे प्रशासन तंत्र मजबूत थे
कि वे संपूर्ण जो सिस्टम है भारत का उसे तुरंत अपने कंट्रोल में लेकर के आंग्लीकरण को स्थापित करें? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। उनके पास ब्यूरोक्रेसी की ऐसी सिस्टम नहीं थी जो उनके सारे सिस्टम को चलाए, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो फौजदारी सिस्टम हो, चाहे वो कानून का सिस्टम हो, चाहे वो फाइनेंस सिस्टम हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो। इसके लिए उनके पास प्रॉपर लोगों की कमी भी थी और इस कारण से ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है प्राच्यवाद की नीति को अपनाया और इसी नीति से ही जो है भारतीयों को अपने पक्ष में किया गया। साथ में याद रखिएगा, ये प्राच्यवाद की नीतियों ने जो है कई भारतीयों को अपने साथ जो है ब्रिटिश जोड़ने में कामयाब हो गए। और इसका कारण क्या था? कारण ये था कि हमारे सोसाइटी में जमींदार जो है पाए जाते थे या भूमिपति पाए जाते थे। जमींदार और किसानों के बीच में सदियों से एक पुराना रिश्ता था, लेकिन इस रिश्ते को वो तोड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें 1765 में जो क्या मिल चुका था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल चुकी थी और वे अधिक से अधिक लगान की प्राप्ति करने के लिए जमींदार और किसानों के बीच में क्या करना चाहते थे, इस जो वर्षों से जो संबंध है, इस संबंध को तोड़ते हुए, जमींदार को अलग करते हुए डायरेक्ट किसानों से क्या करना चाहते थे, अधिक से अधिक जो है लगान प्राप्त करना चाहते थे। तो इस कारण से भी उन्होंने प्राच्यवाद की नीतियों के तहत जो है भारतीयों को जो है अपने साथ जो है कुछ भारतीयों को कह सकते हैं कि अपने साथ जोड़ने में वे क्या हो रहे थे, कामयाब हो रहे थे। और यहाँ के कानून की सहायता से ही क्या कर रहे थे, वे भारत में अपने शासन को स्थापित कर रहे थे। तो ये थी भारत में सुधार के जो पहला कदम जो है वॉरेन हेस्टिंग्स की नीतियों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्राच्यवाद की जो ये नीतियाँ अपनाई गई थी उसके पीछे का कारण क्या है। तो इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो प्राच्यवाद की नीतियाँ अपनाई गई थी वो वर्तमान परिदृश्य में उपनिवेशी राज्य की आवश्यकता को देखते हुए, अर्थात अचानक हम किसी उपनिवेश में आ चुके हैं और उपनिवेश में हमारी सत्ता पकड़ जो है मजबूत हो चुकी है, लेकिन हम तुरंत पूरे सोसाइटी का जो सोशल इंजीनियरिंग है उसे हम बदल नहीं सकते हैं। तो इस सोसाइटी के सोशल इंजीनियरिंग को बदलने के लिए उन्हें धीरे धीरे क्या करना है, आंग्लीकरण करना है। तो आंग्लीकरण करने के लिए जो उन्होंने क्या किया, प्राच्यवाद को शुरू में अपनाया और जो है उनके हमारे जो ज्ञान विज्ञान से इनकी जो लॉज है उनको वो चेंज करना क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, चलिए इसके बाद इसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हमें दो और सिद्धांत मिलेंगे। प्राच्यवाद तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार शुरू हुआ। प्राच्यवाद के तहत मदरसा खोले गए, प्राच्यवाद के तहत आपने देखा संस्कृत कॉलेजेस खोले गए और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी इसी के तर्ज पर वो काम कर रहा था, जिसमें सर विलियम जोन्स जैसे व्यक्ति भी इसी भावना के साथ क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद दो और थ्योरीज हमें देखने को मिलेगा। वो थ्योरीज क्या थे? वो थ्योरीज थे एंजलवाद और दूसरी जो है उपयोगितावाद। ये दोनों थ्योरीज का सिद्धांत क्या है? एंजलवाद जो है भारत में जो धार्मिक प्रथाएं थे उन धार्मिक प्रथाओं से लोगों को मुक्त करना चाहते थे। और ये कैसे संभव था? तो ये तभी संभव था जब अंग्रेजों का शासन यहाँ स्थापित हो। तो एंजलवाद की जो सिद्धांत थे उसमें भी हिडन तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि एंजलवाद भी यही चाहता था कि ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो, जिसके कारण ईसाई मिशनरीज का क्या है, भारत में आगमन हो। और ऐसा ही हुआ। आपने देखा जब 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार को फ्री किया गया, तब क्या हो गया, धीरे धीरे जो है ईसाई मिशनरीज का आगमन होना प्रारंभ हो गया और फिर मुक्त व्यापार की जो पॉलिसी है, ओपन मार्केट की जो पॉलिसी है, वो भी धीरे धीरे लागू होना प्रारंभ हो गया। और इसमें कहा जाता है एंजलवाद के जो प्रमुख व्यक्ति थे ब्रिटेन में वो थे चार्ल्स ग्रांट की भूमिका 1813 के जो चार्टर एक्ट बनाने में भी पाया जाता है। भारत में ओपन मार्केट पॉलिसी को स्थापित करने में भी उनकी भूमिका पाई जाती है और ईसाई मिशनरीज आगमन के लिए जो फ्री हैंड है में उनकी भूमिका जो है उनकी भूमिका पाई जाती है। तो एंजलवाद जो कि भारत में ईसाई मिशनरीज का आगमन को लेकर के इनका काम था, वो चार्ल्स ग्रांट के द्वारा उस समय सपोर्ट किया गया था। और भारतीय धार्मिक जड़ता, जो हमारे यहाँ जो धार्मिक जड़ताएं थी, उसे वे दूर करना चाहते थे। लेकिन कैसे? ना विद द हेल्प ऑफ ईसाई मिशनरियों के माध्यम से ही वे इसे अलग करना चाहते थे। तो ये पॉलिसी थी।
दूसरी एंजल बात के तुरंत बाद जो देखने को मिला था वो था ओपन मार्केट पॉलिसी। और ये ओपन मार्केट पॉलिसी 1813 के बाद आपने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे व्यापार का एकाधिकार खत्म हुआ भारत पर, तो ओपन किया गया। और इसके पीछे कारण क्या था ना, ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उनका जो प्रोडक्ट थे उस प्रोडक्ट को भारत में मार्केट बनाने के लिए इस नीति को अपनाया गया। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था कि भारत में तुरंत ही भारतीय लोगों को व्यापार के लिए राजी कर लिया जाए। साथ में इसे दो चीज़ें, ओपन मार्केट पॉलिसी में दो चीज़ें काम करी। एक तो रॉ मटेरियल को इंग्लैंड भेजना है और दूसरी ओर से वहाँ का जो प्रोडक्ट है वो भारतीय बाजार में बेचना है। ये दोनों चीज़ें करने के लिए रॉ मटेरियल के उन्हें किसानों के साथ जुड़ना आवश्यक है। और ये इतना आसान नहीं है कि वो क्या है ना सीधे ही किसानों से जुड़ जाए। इसके लिए उनको क्या करना था ना, एक प्रशासन की आवश्यकता थी जो क्या करे ना, केवल व्यापारिक काम ना करे बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी ध्यान दे। तो ओपन मार्केट पॉलिसी कहे या एंजलवाद कहें, दोनों के सिद्धांत मेल खाते हैं और प्राच्यवाद के सिद्धांत भी मेल खाते हैं। और इन सभी सिद्धांतों का निचोड़ ये है कि ये चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भारत में रहे और फिर आगे ये पॉलिसीज जो है क्या है धीरे धीरे काम करते रहे। चलिए अब आगे बात करेंगे एंजलवाद के जो उदय भारत में, अगर उदय की हम बात करें कि एंजलवाद का उदय भारत में कहाँ हुआ, तो कलकत्ता के जो श्रीरामपुर का जो क्षेत्र है जहाँ मिशनरीज जो है काफ़ी काम कर रहे थे, और यहीं से एंजलवाद जो है भारत के जो है अधिक से अधिक उदय हुआ, या यहीं से जो है एंजलवाद की भावनाएं जो थॉट्स है वो क्या है ना आगे बढ़ते चले गए। इसके ठीक बाद जो है एक और थ्योरीज काम की जिसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटेरियंस कहते हैं या उपयोगितावाद कहते हैं। और इसके मुख्य जो समर्थक थे वो कहते हैं जेम्स मिल थे, और साथ में जो है जेम्स मिल के साथ साथ जो है इनके दूसरे जो महत्वपूर्ण सपोर्टर थे वो थे जेरोमी बैथम और जेम्स मिल। दोनों ये चाहते थे कि भारत में सुधार के लिए जो है कानून की आवश्यकता है। जेरोमी बैथम का ये कहना था एक अच्छा कानून ही एक अच्छे देश का क्या कर सकता है, देश में सुधार ला सकता है। और उपयोगितावाद के तहत जेम्स मिल भी यही चाहते थे कि एक अच्छे कानून के लिए जो एक बुद्धिमान सरकार की आवश्यकता है। तो सीधी सी बात है, इतिहासकार ये कह रहे हैं कि एक अच्छे कानून के लिए जेम्स मिल या जेरोमी बैथम का जिस उपयोगितावाद सिद्धांत है जिसके तहत एक अच्छे कानून के लिए एक बुद्धिमान सरकार की आवश्यकता पड़ेगी, तो सीधी बात है इसके लिए वो बुद्धिमान सरकार कौन होंगे, तो वो बुद्धिमान सरकार होंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी बुद्धिमान सरकार होंगे। तो ये उपयोगितावाद भी उसी मूल के अंतर्गत काम कर रहे थे जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में स्थापित करना था। और इसी के तहत आगे जा करके आपने देखा, कहा जाता है कि जेम्स मिल के प्रयासों से ही 1833 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो लॉ कमीशन जो है बनाया गया, और लॉ कमीशन के द्वारा ही 1835 में क्या बनाया गया ना, इंडियन पैनल कोड बनाया गया। हालांकि इंडियन पैनल कोड को लागू होने में 1860 का समय लग गया, लेकिन ये उसी समय कानून को बारीकी से जो है क्या किया गया ना, बारीक तरीके से बनाने का प्रयास किया गया। और इसे इस तरह से स्थापित करना था ताकि जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें हैं वो काफ़ी क्या हो, मजबूत हो। तो जो चीज़ें जैसे अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे, पहले वारेन हेस्टिंग्स की प्राच्यवाद ओरिएंटलिस्ट जो थॉट है वो काम किया, और इसमें उन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय जो प्राचीन जो धर्म नीतियाँ थी, जो लॉज थे, उनको इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद कौन से रूल्स आ गए, कौन से नीति आ गए, तो एंजलवाद आए जो ये चाहते थे कि ईसाई मिशनरीज का आगमन हो। फिर ओपन मार्केट की पॉलिसीज आए जो ये चाहते थे कि हम क्या करें ना, पूरा व्यापार के लिए पूरे मार्केट को खोल दिया जाए ताकि हम यहाँ पर ट्रेड कर पाए। दूसरे और उपयोगितावाद जो कि जेरोमी बैथम और जेम्स मिल के विचार थे, और ये चाहते थे कि कानून के माध्यम से सुधार होने की आवश्यकता है, और इसी का परिणाम था लॉर्ड मैकाले का लॉ कमीशन और फिर इंडियन पैनल कोड। और इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हालांकि कहा जाता है कि जेम्स मिल और लॉर्ड मैकाले दोनों के विचार अलग थे, क्योंकि लॉर्ड मैकाले पूर्ण रूप से आंग्लीकरण के समर्थक थे। आपको याद होगा 1835 में उन्होंने अपने मिनट पत्र में आंग्लीकरण को क्या किया था, सपोर्ट किया था, सीधी बात है। लेकिन जेम्स मिल अभी भी प्राच्यवाद के ही समर्थक थे। वे चाहते थे कि अभी भी देसी भाषा ही क्या हो ना, भारत की शिक्षा का आधार बने।
तो चाहे आंग्लीकरण कहें, चाहे प्राच्यवाद कहें, इन सभी के मूल जो चीज़ें हैं वो ये कि ये सभी ब्रिटिश साम्राज्य को पूर्ण रूप से भारत में स्थापित करना चाहते थे। इसी का परिणाम आप अगर कहेंगे कि जेम्स मिल के समर्थकों में से ही लॉर्ड विलियम बेल्टिंग थे, जिन्होंने सती प्रथा और बाल हत्या जैसे कानूनों को क्या किया ना समाप्त करते हुए भारत में कानून के शासन के द्वारा जो है रिफॉर्म करने का क्या किया था, प्रयास किया था। तो प्रारंभिक दौर में अगर भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ जो चेंजेस आए, अगर आप उसको नोट करेंगे तो आपको दिखेगा कि इन सभी नीतियों के माध्यम से, चाहे वो प्राच्यवाद की नीतियां हो, चाहे वो एंजिलवाद की नीतियां हो, चाहे वो उदारवाद की नीतियां हो, चूँकि व्हिग पार्टी भी थी, इसके साथ साथ जो है चाहे अगर आप कहेंगे कि ओपन मार्केट की पॉलिसी हो या चाहे उपयोगितावाद हो, इन सभी के द्वारा भारतीयों जो भारत के जो कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति थे वो क्या हो रहे थे, शिक्षित हो रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा कह सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जाने अनजाने में हमारे भारतीयों में एक ऐसा वर्ग बनाने की जो कल्पना लॉर्ड मैकाले ने की थी वो तो तैयार हो रहा था, लेकिन वही वर्ग थे जिन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बाद में मुखर होकर के इनका विरोध भी करना प्रारंभ किया। और इसी ने जो है भारत में कह सकते हैं वही वर्ग ने जो है इसी के तर्ज पर भारत में सोशल रिफॉर्म की मांग की और पाश्चात्य शिक्षा को ही क्या बनाया, इन्होंने अपना कह सकते हैं कि अपना हथियार बना करके जो है आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ा सा और हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक तो उपयोगितावाद तक हम लोग जो है पहुँच चुके थे। उपयोगितावाद के आगे क्या क्या कुछ हुआ उसको लेकर के क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब सीधा सवाल है कि इंडिया में जो इंग्लिश एजुकेशन है वो कैसे प्रारंभ हुआ या अंग्रेजी शिक्षा कैसे प्रारंभ हुए, तो सीधी बात है ईसाई मिशनरीज के द्वारा ये काम प्रारंभ किया गया था। गिने चुने कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने शुरू किया, जिनमें डेविड हेयर का नाम है, जो कि जिनके द्वारा जो है इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। और सबसे पहला जो कार्य है वो था चैरिटी जो प्राप्त स्कूल्स थे उनके द्वारा जो है कलकत्ता कहें, मद्रास कहें या जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ाया गया। हालांकि तब जो है ब्रिटिश सरकार का ध्यान इस पर नहीं गया और वे मिशनरीज के बारे में उन्होंने शुरुआती दौर में तो है चर्चा नहीं किया, लेकिन 1813 के बाद जो है वे इस चर्चा की ओर क्या करें, आगे बढ़ते चले गए। 18वीं सदी के आरंभिक वर्षों में जो है प्रोटेस्टेंट मिशनरीज द्वारा मद्रास में डेनिस बस्ती के तौर पर जो है क्या है ये काम करना प्रारंभ कर दिया था। उनके द्वारा डेनिस बस्ती से ये काम शुरू हुआ था और कलकत्ता के श्रीरामपुर जो कि डेनिस बस्ती थे वहाँ भी जो है ये एजुकेशन का जो काम है वो शुरू हो चुका था। वे मिशनरीज भी चलाते थे, साथ में वे क्या चलाते थे, अपना एक छापा खाना कहे या स्कूल्स भी चलाते थे और इनके द्वारा इंग्लिश एजुकेशन की बुनियाद जो है भारत में पड़ी। और इसका जो सबसे ज़्यादा जो पहला प्रयास है वो 1813 में देखने को मिला। और 1813 में एक सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो एजुकेशन को लेकर था, वो था 1 लाख रुपए वार्षिकी देना, जो भारत के शिक्षित देशवासियों को क्या करना था, प्रोत्साहित करने के लिए साहित्य जो थे उनका पुनरुत्थान करना था और विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए दिया गया था। कहा जाता है कि ये जो घटना है सार्वजनिक धन देने का, ये घटना इंग्लैंड में भी उस समय नहीं थी, लेकिन भारत में इस चीज़ को जो है अप्लाई करने के लिए कहा गया। तो 1813 के बाद ही कह सकते हैं कि भारत में जो है रियल प्रयास में जो है प्रारंभ हुआ कि यहाँ अब क्या किया जा सके ना, इसका भी आंग्लीकरण किया जा सके ताकि उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरा हो। और इन ऑब्जेक्टिव्स में सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा वो था प्रोविंशियल एरियाज में कंट्रोल करना। अगर क्षेत्रीय क्षेत्रों पर अगर आपको नियंत्रण करना है तो आपको क्या करना, आपके पास एक ऐसा ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए जो इन क्षेत्रों पर क्या करे, आपकी सरकार को स्थापित कर पाए। और इसके लिए आपको यहाँ के देशों के लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। भले ही आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दौर में आपने देखा कि जो लोअर पोस्ट है उनमें भारतीयों को रखा जाता था, अर्थात एक क्लर्क के तौर पर, और टेक्निकल एजुकेशन के तौर पर वे लेबर का प्रोटेक्ट करते थे। तो दोनों काम ये जो है अपने संदर्भ में, अपने साम्राज्यवाद की स्थापना करने के संदर्भ में ये लागू कर रहे थे। तो
प्रोविंशियल कंट्रोल करना और उसका अपने साम्राज्य का विस्तार करना भी जो एक मुख्य उद्देश्य था। और इसी के तहत 1,00,000 रुपए 1813 की जो चार्टर एक्ट है उसमें सैंक्शन किया गया और इसे खर्च करना था एजुकेशन पर्पस पर और साथ में विज्ञान के प्रोत्साहन देने के पर्पस पर। 1806 से लेकर के 1813 तक, ठीक है, यहाँ तक हमें 1813 तक जो है क्या था ना, ओरिएंटलिस्ट या प्राच्यवाद का देखा जाता है ना, एक हो सकता है उनकी दबदबा बहुत ज़्यादा देखा था, मतलब दबदबा था पूरे भारत में, वे उस समय इसी क्षेत्र पर काम कर रहे थे। 1823 में आपने देखा कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस जो है स्थापित किया गया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा जो है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस जो है क्या क्या स्थापित किया गया और इस कमेटी को जो है क्या करना था, इसी विषय पर काम करना था। इस विषय का अर्थ है कि एजुकेशन के विषय पर काम करना था और जो 1,00,000 रुपए है उसका किस प्रकार से खर्च किया जा सके उसको मैनेज को लेकर के काम करना था। और इनके प्रोग्राम्स क्या थे? इनके प्रोग्राम्स थे कि कलकत्ता में क्या करना है ना, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज स्थापित करना है, शुरुआती दौर की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरी ओर आगरा और दिल्ली में भी जो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित करना, ठीक है, और मदरसों को संरक्षण देना। तो अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार प्राच्यवाद का दबदबा बहुत हद तक था, लेकिन इस प्राच्यवाद के दबदबे को बाद में जा करके राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्तियों ने जो है तोड़ दिया और उन्होंने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज खोलने का विरोध भी किया, ज्ञापन भी सौंपा, और जिसके कारण आगे जा करके लॉर्ड मैकाले द्वारा व्यक्तियों के द्वारा क्या दिया गया ना, जो है एंग्लिकरण को क्या किया गया ना, सपोर्ट किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो स्थापित हुई, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है उन्होंने संस्कृत कॉलेज खोलने का क्या किया था, विरोध किया था। और अंग्रेजी चूंकि राजा राम मोहन राय पूर्व और पाश्चात्य के जो है एक संघर्षक के तौर पर जाने जाते थे, तो वे चाहते थे कि पाश्चात्य की शिक्षा के माध्यम से भारतीय क्या करें, उन चीज़ों को ग्रहण कर पाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और लॉजिकल थॉट्स जो है अपने अंदर में ला करके अपने समाज का सोशल रिफॉर्म को क्या करें, बदलाव लाए। और इसी का परिणाम अगर आप देखेंगे 1828 में विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल बन करके आए और इसके साथ ही 1834 में मैकाले विधि सदस्य बने। फिर आप देखेंगे कि 1835 में जो है क्या मिनट पेपर आया मैकाले का, और जिन्होंने प्राच्य आंग्लीकरण, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो आधार है, इसी मिनट पेपर के माध्यम से जो है शुरुआत हुआ और इसके द्वारा भारत में जो है आंग्लीकरण की शिक्षा को लागू कर दिया गया। तो अब ये सवाल था मैकाले चाहते क्या थे? मैकाले जो है, मैकाले की कई चीज़ें, मैकाले का जो कई स्टेटमेंट है अगर आप उसको देखेंगे तो वो कहते थे कि जो यूरोप का जो एक लाइब्रेरी है वो वे पूर्व के कई लाइब्रेरी से क्या है ना काफ़ी अच्छे हैं। तो इस संदर्भ में ये कह सकते हैं कि उनके उस समय काल में जो उनके अंदर में गौरव, उनके अंदर में क्या था ना, एक प्राउड फीलिंग्स थी कि हमारा जो शिक्षा है हम दुनिया के लोगों को क्या कर रहे हैं ना, शिक्षित कर रहे हैं। और वे भारत के संदर्भ में भी इसी बात को सोचते थे कि वे हमारे ऊपर जो आंग्लीकरण की नीति लागू कर रहे हैं तो वे ये कर रहे हैं कि हमारे भारतीयों को शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन इतिहासकार ये भी कहते हैं कि चाहे वो प्राच्यवाद की नीतियाँ हों, चाहे वह अंजिलवाद की नीतियाँ हों, चाहे वो उपयोगितावाद की नीतियाँ हों या चाहे आंग्लीकरण की नीतियाँ हों, हर एक नीतियों के पीछे में जो है एक प्रेशर काम कर रहा था साम्राज्यवाद के द्वारा। ये प्रेशर भारतीय के ऊपर क्या क्या था, जबरदस्ती थोपा गया था। कुछ इतिहासकार इस बात पर भी क्या करते हैं, जोर देते हैं कि ये सारी घटनाएं जो हमारे भारतीयों पर क्या किए गए थे, थोपे गए थे, ठीक है। तो इसी तरह से जो है भारत में मॉडर्नाइजेशन का जो प्रारंभ हुआ वो मैकाले के द्वारा प्रारंभ किया गया। और मैकाले के दिमाग में जो थिंकिंग थी वो सीधी ये थिंकिंग थी कि वे एक ऐसा वर्ग चाहते थे जो रंग रूप में तो भारतीय होगा ही, लेकिन शिक्षा और थिंकिंग के दृष्टिकोण से क्या होंगे, तो वे ब्रिटिश साम्राज्य के क्लोज होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि इस आंग्लीकरण के दो हिस्से हो जाएंगे, दो इनके प्रॉफिट है। एक तो जो लोअर पोस्ट है वो फील होंगे और ये प्रशासन में ये कम्युनिकेशन का काम करेंगे, टू दी ग्राउंड तक, हमारे सोसाइटी के ग्राउंड तक ये कम्युनिकेशन रहेगा इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से। और दूसरा जो है वो ये कि ये ब्रिटेन का एक मार्केट के तौर पर भी काम करेगा, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो प्रोडक्ट बन रहे थे उनका ये उपभोक्ता भी बनेंगे, तो और साथ में प्रचार भी करेंगे। तो इस प्रकार दोनों चीज़ें जो है इसी आंग्लीकरण की नीति से जो है क्या है, पूरा होना था।
अब इस आंगलीकरण की नीति को अपनाया कैसे जाए, अर्थात इसे लागू कैसे किया जाए, क्या इसे प्राइमरी एजुकेशन पे लागू किया जाए या हायर एजुकेशन के लिए लागू किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन अर्थात गांव गांव के स्कूल्स में अंग्रेजी को लागू करना ये काफ़ी खर्चीला और इतना बड़ा ब्यूरोक्रेसी सिस्टम तो उनके पास था नहीं। तो सीधी बात है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए तो सीधा ना ही समझे। यही कारण है कि हायर एजुकेशन पर उन्होंने प्रारंभिक दौर में क्या है ना सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया। यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने क्या किए ना, अंग्रेजी शिक्षा को शुरुआत करना जो है उन्होंने क्या किया ना प्रारंभ कर दिया था। फिर भी कहा जाता है कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में कुछ ऐसे भी सिविलियंस हुए जिन्होंने जो है देसी स्कूलों में क्या किया, या जो प्राथमिक स्कूल है वहाँ पर जो है इस शिक्षा का प्रचार किया, अर्थात आंग्लीकरण की शिक्षा का प्रचार किया। और इसी के तर्ज पर लॉर्ड डलहौजी ने भी इस चीज़ को बंगाल और बिहार में लागू करने की वे सिफारिश कर रहे थे। इसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि 1854 में जो है चार्ल्स वुड या एजुकेशन डिस्पैच जिसे कहा जाता है, इन्होंने भी देसी स्कूल के विस्तार को लेकर के क्या किया ना बल दिया, प्राइमरी स्कूल्स पर जो है इनका बल दिया गया। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्कूल्स को अगर शिक्षित कर दिया जाए तो प्राइमरी स्कूल से शिक्षित जैसे होंगे वे क्या करेंगे ना, पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के क्या हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे और उनकी पहुंच पूर्ण रूप से जो है हमारे गांव तक भी हो जाएंगे, उनकी कम्युनिकेशंस भी क्या हो जाएंगे ना पूर्ण रूप से उनके साथ अटैच हो जाएंगे और इस प्रकार इसकी जड़ें जो है और काफ़ी क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो साम्राज्यवाद के निचले पदों पर जैसे मैंने कहा कि भारतीयों की स्थापना इस से भी होगी और साथ में ब्रिटिश वस्तुओं के उपभोक्ता के तौर पर जो है पूर्ण रूप से नीचे तक पहुंचेगा। साथ में ये भी था कि टेक्निकल एजुकेशन पर भी क्या है ना बल दिया जाए ताकि श्रमिक जो है पैदा हो जाए। तो एक तरफ प्राथमिक शिक्षा को भी बल दिया गया और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो टेक्निकल एजुकेशन को भी बल दिया गया। और इसी घटनाक्रम में हायर एजुकेशंस को भी नहीं छोड़ा गया। 1857 में जो है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में लंदन यूनिवर्सिटीज़ के तर्ज पर जो है क्या स्थापित किया गया था, यूनिवर्सिटीज़ स्थापित किया गया जिस पर उच्च शिक्षा पर बल दिया गया। एक तरफ उच्च शिक्षा पर बल दिया गया, दूसरी तरफ प्राइमरी एजुकेशंस पर बल दिया गया, टेक्निकल एजुकेशंस पर बल दिया गया। इन सब का उद्देश्य ये था जैसा कि पहले मैं जैसा कि इतिहासकार बार बार कह रहे कि एक ऐसे वर्ग को जन्म देना था जो क्या रहेंगे ना थिंकिंग और थॉट के माध्यम से क्या है ना ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जुड़ जाएंगे और एक मार्केट की तरह भी उनके जो वस्तुएं उनके मार्केट की तरह भी क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इस तरह से ये आंग्लीकरण के प्रोसेस जो है चलते रहे दर पर दर। समय के साथ जो है 1765 के बाद से ये प्रोसेस प्रारंभ हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में प्राच्यवाद की नीतियाँ शुरू हुई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे एंजलवाद, फिर उपयोगितावाद और फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग का आगमन होना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के आगमन होने के साथ ही आंग्लीकरण की जो नीतियाँ है अब पूर्ण रूप से स्थापित होना प्रारंभ हो चुका था। ये चीज़ें जो है इस तरह घटनाक्रम में चलती रही। अब 1882 में क्या हुआ, इस चीज़ को और आगे बढ़ाया गया, अर्थात जो जनरल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को अलग करने की सोच को और विस्तार इसे जो है विविधीकरण किया गया और कहा गया कि सभी के लिए शिक्षा की स्थापना करना है। इसके लिए एक विशेष कोर्स जो है स्थापित करने पर भी चर्चा किया और ख़ास करके पिछड़े समुदायों के लिए जो इस विशेष कोर्स को प्रावधान किया ताकि उन्हें शिक्षा प्राप्त किया जा सके। तो क्या आंग्लीकरण के द्वारा भारतीय समाज की में कुछ परिवर्तन आया? तो बिल्कुल आया। भारतीय समाज पहले से ही वर्गीकृत तो था ही, लेकिन अब इसी भारतीय समाज का जो उच्च स्थान है, इस ऊंचे स्थान में से भी कुछ व्यक्ति ऐसे हो गए जो क्या हो गए, पाश्चात्य शिक्षा से परिचित हो गए या उनका आंग्लीकरण पूर्ण रूप से हो गया। इनकी संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन इन्होंने पूर्ण रूप से अपने अधिकारों को लेकर के मांग करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये जो उच्च वर्ग था, जिसे हम कह सकते हैं कि कुलीन वर्ग था, ये कुलीन वर्ग जो मूल रूप से कुलीन वर्ग ही इस शिक्षा से क्या हुए, प्रेरित हुए थे। तब मुष्टि भरी लोग थे। तो ये जो कुलीन वर्ग अंग्रेजी शिक्षा को लिए थे, इन्होंने ही पाश्चात्य शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करते हुए और फिर इसका रिट्रीट के तौर पर जो उन्होंने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। तो सीधी सी बात है, अगर एक इतिहासकारों के द्वारा एक डेटा दिया गया, कहा गया कि 1885 तक कहा जाता है कि लगभग 55,000 देशवासी ऐसे थे जो कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले वर्ग बन चुके थे और
81-82 में 20 लाख ऐसे लोग थे जो प्राथमिक स्कूल में पहुंच गए थे। तो आपको डिफरेंस खुद ही समझ में आ जाएगा कि 1881-82 में कहा जा रहा है कि लगभग 20 लाख लोग स्कूल पहुंच गए थे, प्राथमिक स्कूल में पहुंच गए थे, और उनमें से 55,000 लोग क्या ना अंग्रेजी शिक्षा से क्या है ना एक वर्ग बना चुके थे। तो एक काफ़ी डिफ्रेंशिएशन को इन्होंने जन्म दिया था। तो आंग्लीकरण की नीतियां ने जो है एक और वर्ग बना दिया था हमारे ही समाज में, कह सकते हैं हमारे समाज का एक और विविधीकरण को इन्होंने जन्म दे दिया था, जो कम मात्रा में थे और जो क्या है ना उच्च शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा से क्या थे, प्रेरित थे। अब सवाल है, क्या यही पाश्चात्य शिक्षा से ज्ञान अर्जित किए हुए लोगों ने ही आगे चल करके उपनिवेशवाद को चुनौती दी? तो इसका उत्तर भी क्या है, बिल्कुल हाँ है, क्योंकि पाश्चात्य ज्ञान को अर्जित उन्होंने किया और इसी का उपयोग उन्होंने जाकर के बाद में उपनिवेश शासन को चुनौती देने के लिए भी किया। तो एक प्रकार से ये सॉल्यूशन निकल करके ये आ रहा है कि भारत में जो शिक्षा का जो प्रारंभिक फॉर्मेट अपनाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, इसी फॉर्मेट के को ही आगे का जो परिणाम निकल करके क्या आया ना, सोशल रिफॉर्म निकल करके आया। और इसी का आप कह सकते हैं आगे जाकर 1857 का रिवॉल्ट भी हुआ। तो इस बात से जब 1857 का रिवॉल्ट हो गया, सोशल रिफॉर्म से तो उनको इफेक्ट कम हुआ, लेकिन जैसे 1857 में रिवॉल्ट हो चुका था तो वे क्या हो गए ना, अब सचेत अवस्था में आ गए थे कि ये रिवॉल्ट कहीं ना जो है ऐसा तो नहीं कि हमने जो सोशल रिफॉर्म दिया या जो आंग्लीकरण किया इस सोसाइटी का, इसी सोसाइटी के मन में जो है क्या आ गए ना, अब स्वतंत्रता की भावना आ गई या वे अपने अधिकारों की भावना से सचेत हो गए और उन्हें फाइट करना प्रारंभ कर दिया। तो ये दो चीज़ें निकल करके आई थी, एक तो 1857 का रिवॉल्ट और दूसरा था सोशल रिफॉर्म। और इन दोनों के पीछे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एजुकेशन पॉलिसी या हम कह सकते हैं प्राच्यवाद की नीतियाँ, एंजलवाद की नीतियाँ, उपयोगितावाद की नीतियाँ, और इसके साथ साथ जो है आंग्लीकरण की नीतियों का ही प्रभाव था जो आगे चल करके जो है कार्य किया। और कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसे वर्ग को जन्म लेते हुए देखा था जो अभी मैच्योर भी नहीं हुआ था, अर्थात आंग्लीकरण की नीति से मैच्योर नहीं होता, क्योंकि आंग्लीकरण की पॉलिसीज 1835 में जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा मिनट पेपर में क्या किया, सपोर्ट किया गया। अब इसके बाद धीरे धीरे इसे स्थापित होना है। तो 1893 तक कहा जा रहा है, इतिहासकार कह रहे कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है वो देख रहे थे कि ऐसे कई लोग हैं जो क्या है ना, जो मैच्योर अभी हो सकता है पूर्ण रूप से इस एंग्लीकरण से मैच्योर नहीं थे, लेकिन भारत में वे विभिन्न समाचार पत्रों से जुड़ चुके थे और भारत में कई स्वयंसेवी समाज मतलब कई संगठनों से जुड़कर वे क्या कर रहे थे, समाज के कल्याण को जो है हर जगह पर चुनौती दे रहे थे और समाज के हर क्षेत्र को या समाज में जो घटने वाली घटनाएं उसको एक विभिन्न नज़र से देख रहे थे। और वो नज़रिया क्या था ना, वो नज़रिया था जो पाश्चात्य शिक्षा है या जो पाश्चात्य में जो चेंजेस है, जिनमें हम कह सकते हैं मानववाद को सबसे ऊपर रखना या कह सकते हैं मानव को महत्व वैल्यू देना, जिनके तहत आपने देखा सती प्रथा को रोका गया, बाल हत्या पर बातें की गई। तो ये जो चीज़ें थी, ये चीज़ें क्या थी ना, वही जनता है जो कि धीरे धीरे जो है शिक्षित होकर के आगे आए थे और उन्होंने ही इसी समाज को बदलने के लिए क्या है ना, विभिन्न मुद्दों पर जो है जोरदार के तरीके से क्या कर रहे थे, प्रतिरोध कर रहे थे। और इन्हीं के द्वारा जो है क्या है ना, सोशल रिफॉर्म किया गया, जिनमें राजा राममोहन राय जैसे व्यक्ति आए, इसके साथ साथ आपने देखा केशव चंद्र सेन आए, देवेंद्रनाथ टैगोर आए, साथ में आपने देखा आर्य समाज के दयानंद सरस्वती भी आए। तो कई लोग इससे जो है धीरे धीरे बाद में ज्योतिबा फूले आए, कई लोग इससे कहना जुड़ते चले गए और डिफरेंट सोसाइटीज़ बनते गए, स्वयंसेवी संस्थाएं बनते गए, संगठन बनते गए और उन्होंने सोशल रिफॉर्म को क्या किया, पूरे भारत में अलग अलग तरीके से लागू करने का प्रयास किया। तो साथियों, आज की क्लासेस यही है और आज की क्लासेस का मुख्य विषय था कि सोशल रिफॉर्म पहुंचने तक, जैसे ड्यूरिंग सोशल रिफॉर्म जो 19वीं शताब्दी में हुआ, वो पहुंचने के लिए जो रास्ते तय हुए वो किस रास्तों से गया, उस प्रश्न को खोजने के लिए आज के लेक्चर थी, जिनमें हमने ये खोजने का प्रयास किया कि जो आंग्लीकरण ओरिएंटलिस्ट थे, इनकी नीतियाँ क्या थी, एंजलवाद की क्या पॉलिसीज़ थे और इन सभी पॉलिसीज़ का लक्ष्य क्या था। और इन्हीं पॉलिसीज़ के माध्यम से भारतीयों में एक ऐसा भी वर्ग बन गया जो शिक्षित हो गए,
जो रंग रूप में जो है इनकी तरह ही सोचने लगे। क्या इन्हीं में से कुछ ऐसे व्यक्ति हुए निकल करके आए जिन्होंने इन्हीं को क्या है ना उपनिवेशी राज्य को चुनौती देने लगे, और उसी का परिणाम क्या निकला ना, उसी का परिणाम निकला आपका सोशल रिफॉर्म। और बाद में चल करके ये जब आगे बढ़ गई तो उसी में से आपने देखा कि 1857 का रिवॉल्ट भी होना प्रारंभ हो गया। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।